हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने आगे के टॉपिक को, दैट इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ थ्रस्ट। बेटा थ्रस्ट क्या है? ये एक तरह का फोर्स ही है। अब फोर्स के अलग अलग टाइप डिफाइन किए हुए हैं ऑन द बेसिस कि वो जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो उसके ऊपर किस तरीके से लग रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है। बेसिकली हम दो मेजर डायरेक्शंस को कंसिडर करते हैं। एक होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक होती है पैरेलल टू द सरफेस। जैसे ये इरेज़र जो है, ठीक है, इस इरेज़र के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलरली मैं एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इस इरेज़र पे। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ पुल करके एक फोर्स लगाऊं परपेंडिकुलरली, वो भी इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। इस तरह के फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी एक फोर्स किसी सरफेस के पैरेलल लग जाए, जैसे अभी इसके पैरेलल, या फिर मैं कहूँ अभी मैं इस हैंड से इस पेपर के पैरेलल एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये वाला, इस फोर्स का नाम होता है शीयर फोर्स। बट बेटा ये शीयर फोर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे 11th में, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये समझना है व्हाट इज़ अ थ्रस्ट। थ्रस्ट ऐसा फोर्स है जो किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगता हो, नॉर्मली लगता हो। परपेंडिकुलर को ही दूसरी तरह से नॉर्मल वर्ड से यूज़ किया जाता है, इसे कहा जाता है थ्रस्ट। अब एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं थ्रस्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इज ऑलवेज अ थ्रस्ट। एक आप आगे देखोगे कि जितने भी फ्लूइड हैं, जितने भी बहने वाले सब्सटेंस हैं, वो हमेशा एक फोर्स लगाते हैं जिसे हम कहते हैं बायंट फोर्स। वो हमेशा अप थ्रस्ट होता है, ऊपर की तरफ लगने वाला थ्रस्ट होता है। देन और कौन से हो सकते हैं ये बेटा? ये और बहुत सारी चीज़ों से मिल सकते हैं। बेसिकली ये दो फोर्स तो आप अच्छे से याद रखें। और तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम फोर्स अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। तो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दिया तो उसे थ्रस्ट कहेंगे, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर उसे हम नॉर्मली फोर्स कहेंगे। कुछ भी कह दिया, आम नाम पे फोर्स कहेंगे, नॉर्मल फोर्स नहीं, आम तौर पर हम उसे फोर्स कहेंगे। What is a pressure? It is thrust acting per unit area। किसी एक सरफेस के, जैसे देखो बेटा चलो ये इरेज़र थोड़ा ऐसा ही हो रहा है बेटा, इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस इरेज़र से ज़रा देखते हैं। सपोज़ दिस इज़ द इरेज़र। इसका जो ये एरिया है, जो ऊपर का टॉप सरफेस एरिया है, अगर इसे मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, एज्यूम कर लो एक बार, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपने कुछ भी थ्रस्ट लगाया, परपेंडिकुलर अमाउंट का थ्रस्ट लगाया, तो इस थ्रस्ट को जो कि इसके यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा है उसे कहा जाएगा प्रेशर। वैसे आप समझो तो अभी जो थ्रस्ट है वो सिर्फ लग रहा है उतने हिस्से पे जितने हिस्से पे मेरी फिंगर की टिप कांटेक्ट कर रही है। तो एक्चुअल में थ्रस्ट का यही मतलब होता है कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कितने सरफेस पे लग रहा है। अगर मुझे इसके पूरे पे लगाना होगा तो मुझे अपनी ज़्यादा फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और ये कहलाएगा इसके यूनिट एरिया पे लगने वाला थ्रस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रेशर? अगर किसी एक सब्सटेंस के यूनिट एरिया पर जितना थ्रस्ट लग रहा है उसे प्रेशर कहा जाता है। अब ये चीज़ आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। देखो बेटा बहुत सारी जगहों पे मशीनरीज होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। उनके अंदर खासकर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कार के और डिफरेंट कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे ये जो पतीले होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं इनके बारे में समझते हैं। इस तरह की शेप का एक डाई होता है, दिस इज़ अ डाई। डाई का मतलब क्या है कि ये शेप आपको किसी भी एक यूटेंसिल की चाहिए। अब इसके ऊपर एक फ्लैट शीट को रखा जाता है, ठीक है। एक फ्लैट सी बड़ी शीट को इसके ऊपर रख देते हैं। अब ऊपर से एक बड़ा सा पिस्टन आएगा जिसका डायामीटर इससे थोड़ा सा छोटा होगा, और वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा।
अब वो फोर्स कितने सरफेस पे लग रहा है बेटा, जितना इस बड़े से पिस्टन का, अगर इस पिस्टन को देखा जाए तो सामने से एक्चुअली एक सिलेंडर है, तो इसका जो सर्कल का एरिया जो अगर इसको ऐसे देखोगे, फ्रंट से देखोगे पिस्टन को, तो उसमें ऐसा एक सर्कल देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सर्कल एक तरह का सर्कुलर एरिया इस डिस्क के साथ कांटेक्ट में आएगा। अगर वो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, लगने वाला प्रेशर थ्रस्ट के बराबर है। ठीक है, अब ये 1 के हिसाब से डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया जाता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये फोर्स एक यूनिट एरिया पे लग रहा हो, कितने भी एरिया पे लग सकता है। ठीक है, अब इसको हम एक जनरल वे में समझें, डिफ़ाइन करते वक्त तो कह देते हैं पर यूनिट एरिया। अब नॉर्मली अगर हम कहें कि यूनिट एरिया पे नहीं लग रहा है थ्रस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है एग्जाम्पल के लिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, और हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स लग रहा है जिसे हम थ्रस्ट कह रहे हैं, थ्रस्ट लग रहा है 10 न्यूटन का। अब क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड कर दोगे ना, इसे डिवाइड करोगे प्रेशर मिल जाएगा। व्हाट इज़ प्रेशर, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट इज़ एक्टिंग। ठीक है, जितने एरिया पर ये एक्ट कर रहा है। डेफिनेशन के टाइम पर हम पर यूनिट बोलते हैं, ठीक, क्योंकि उस समय ये ऐसा डिफाइन करना होता है, प्रेशर इज़ डिफाइन एज थ्रस्ट, प्रेशर थ्रस्ट के बराबर है। थ्रस्ट के बराबर कब होगा, प्रेशर थ्रस्ट के बराबर कब होगा, जब एरिया यूनिट होगा। न्यूमेरिकली सॉल्व करना है जब इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है, थ्रस्ट है, और ये क्या है, जितने एरिया पर ये थ्रस्ट एक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 20, लेकिन बेटा 20 आप डायरेक्टली नहीं रख सकते, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1/100, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है, मतलब यहाँ जो ये वैल्यू रही होगी इसका स्क्वायर हुआ होगा, तो कंप्लीट पर स्क्वायर लगा देना। 1 0 कैंसिल, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1/5 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/25। कैंसिल कर सकते हो, दिस विल बी 250। अब इसे कहा जाएगा, अगर हम समझें, थ्रस्ट एक फोर्स है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बननी चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम जनरली पढ़ते हैं पास्कल। अब बात करते हैं एक बार हल्का सा रिवाइंड करके, व्हाट इज़ अ प्रेशर। प्रेशर वो थ्रस्ट है, अगर प्रेशर को थ्रस्ट के बराबर समझाना है तो एरिया कितना होना चाहिए, 1। अगर ये क्वांटिटी 1 हो जाए, खुद सोचो बेटा, एरिया अगर 1 हो जाए, प्रेशर के फॉर्मूले में एरिया की वैल्यू 1 हो जाए तो प्रेशर बराबर थ्रस्ट हो जाएगा, डेफिनेशन ख़त्म। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज ए थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। न्यूमेरिकली के लिए अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा नोट लिख के देता हूँ। ओके, न्यूमेरिकली के लिए क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट इज़ अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब साधारण नहीं, वो फोर्स जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हो, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फोर्स, दोनों वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इस वर्ड से फेमिलियर हो जाएं, आपको याद हो जाए। ये वर्ड कई बार आपको नॉर्मल के तौर पे ही यूज़ करा हुआ मिलेगा। एरिया क्या है, एरिया वो एरिया जिस पर ये नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, एरिया ऑन विच थ्रस्ट इज एक्टिंग। न्यूमेरिकल के लिए ये अप्रोच फॉलो करनी है, ख़त्म। अब आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर मैंने कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इनके आंसर्स मैं डिस्कस करता चलूँगा, लेकिन करना आपको है। वाई स्कूल बैग्स हैव ए वाइड स्ट्रैप। अब एक चीज़ समझिए, थ्रस्ट का जो इफ़ेक्ट होता है वो पियर्सिंग इफ़ेक्ट होता है। पियर्सिंग का मतलब समझते हो, किसी चीज़ के अंदर घुसने के जैसा इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर मैं अभी इस चीज़ को, आप यहाँ से थोड़ा ऑब्ज़र्व कर पाओगे, थोड़ा सा देखिएगा कि अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक थ्रस्ट लगाता हूँ तो इसके अंदर पियर्स कर जाएगा, और आप देख पा रहे हो इसके साथ उठ रहा है। तो इफ़ेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज़ ऑलवेज अ पियर्सिंग इफ़ेक्ट, किसी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट, घुसना चाहता है, एंटर करना चाहता है, ऐसा इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, एक छोटे सी चीज़ से समझ सकते हो, जैसे कि
आपने या किसी भी पर्सन ने हील्स पहन रखी हैं, चलो लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ डे, गर्ल्स ने हील्स वाले सैंडल्स पहन रखी हैं। अगर वो किसी सैंडी एरिया में जाएं, डेजर्ट एरिया में जाएंगे, तो जब वो चलने की कोशिश करेंगी तो उनका हील वाला पोर्शन अंदर एंटर कर जाएगा। अब इस चीज़ को समझेंगे भी सही कि वहाँ पर मैं अभी कहूँ तो कहूँगा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो एरिया के अंदर घुस जा रहा है। अब समझते हैं इस चीज़ को, धीरे धीरे उस क्वेश्चन पे भी आएंगे। वाई द स्कूल बैग्स हैव ए वाइड स्ट्रैप। देखो स्कूल का जो बैग है आपके पास, उसके अंदर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रोज़ जो नोटबुक्स पैक कर रहे हो उसका वेट वही है। अब आपके पास दो तरह के बैग हैं, एक बैग ऐसा है जिसकी स्ट्रैप पतली है और एक बैग ऐसा है जिसकी स्ट्रैप मोटी है। अगर उन सभी नोटबुक्स को एक बार पतले स्ट्रैप वाले बैग में डालो और टंगा के देखो, ठीक है। फिर जब उसे हम सभी नोटबुक को निकाल के वाइड स्ट्रैप वाले बैग में डालें और फिर उसे टंगा के देखें, आपको कुछ फ़र्क महसूस होगा। जब आपने उसे पतले स्ट्रैप में सभी बुक्स को पैक किया था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक जो भी आपके सिलेबस की सारी A to Z बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, सब पैक किया था, तो आपको अपने कंधे पे ज़्यादा चुभन महसूस होगी। लेकिन जब उसे वाइड स्ट्रैप में डाला तो उसमें कम। अब रीज़न क्या है, देखो बात ऐसी है कि मैंने कहा सेम बुक, तो सेम सेट ऑफ बुक्स जब बैग नंबर 1 जिसका स्ट्रैप कैसा है, पतला है, ठीक है, नैरो स्ट्रैप है। अगर स्ट्रैप नैरो है तो देखिए इसका जो आपके बॉडी के ऊपर जो वेट आ रहा है इसका, तो मैंने बताया था अभी 2-4 मिनट पहले, वेट इज़ अ थ्रस्ट। आपके कंधे पे आएगा वेट, तो कंधे पे जो वेट आएगा वो कितने एरिया पे लग रहा है, पतले से स्ट्रैप के एरिया पे लग रहा है। तो ज़रा देखें क्या चीज़ होगी, वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या है, कम है, नैरो है एज कम्पेयर्ड, देखो कंपेरेटिव स्टडीज़ हो रही हैं, एज कंपेयर्ड टू बैग नंबर 2 हैविंग ए वाइड स्ट्रैप। दोनों का ही तो कंपैरिजन हो रहा है। तो जब हम इसमें एरिया कम होगा, कम एरिया से जब थ्रस्ट, मान लो इसके अंदर जो भी वेट है वो है आपका 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय कम एरिया। देखो किसी नंबर को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें एरिया ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया ले लेता हूँ इसका डबल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को कन्वर्ट करके देखेंगे, यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, एक बार न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, उसमें भी न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, है ना। 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय, जैसे इधर की वैल्यूज़ है मैं इधर लिख लेता हूँ, प्रेशर फॉर द फर्स्ट केस, थ्रस्ट कितना है बेटा 20 न्यूटन, डिवाइडेड बाय नैरो वाले का एरिया, मतलब ये सारा जो थ्रस्ट है, जो वेट है, जो पर्सन इसे कैरी कर रहा है, हैंग कर रहा है, उस पर कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू, बेटा कभी भी सेंटीमीटर को मीटर से करना तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो इसका स्क्वायर, यू विल गेट 20/2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4, ये हो जाएगा 5/10 की पावर 4, 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक। इतना अमाउंट का आपके ऊपर प्रेशर आएगा, इसे पास्कल कह दो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो, ये आएगा बैग नंबर 1 में। अगर इसे बैग नंबर 2 के प्रेशर से कंपेयर किया जाए, देखो वेट तो उतना ही है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर से कन्वर्ट करा, इसकी पावर स्क्वायर। सॉल्व करोगे 20/16 इंटू 10 की पावर -4, ये कैंसिल और ये कैंसिल होके देगा 4 5 जा 4 4 जा 5/4, और ये 10 की पावर 4 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी 10 की पावर +4, और ये बन जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप कैंसिल भी करो तो 1.25 आता है। देखो 10 की पावर 4 इसमें भी है, 10 की पावर इसमें भी है, तो ये चीज़ तो सेम है, ये 1.25 छोटा है और ये 5 क्या है, बड़ा है। तो 1.25 का 5 गुना, ठीक है, सॉरी 4 गुना, 1.25 का 4 गुना ज़्यादा है ये,
तो इसमें क्या आ रहा है, आपकी बॉडी पे आने वाला प्रेशर कम है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, एक तरह का फोर्स जो किसी एरिया पे लग रहा है तो ये फोर्स ही, लेकिन वो थोड़े से एरिया पर आ रहा है, ठीक है। इसलिए इस केस में क्या होगा, आपका वाइड स्ट्रैप में आपके कंधों के ऊपर फोर्स का इफेक्ट कम आएगा। सो व्हाट इज़ अ प्रेशर, प्रेशर इज जस्ट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। ध्यान रखें, व्हाट इज़ अ प्रेशर, इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज जनरली अ पियर्सिंग, जो कि चुभन के जैसा ही होता है, ठीक है, चुभन जैसा ही होता है। और इस चीज़ को थोड़ा फील करना चाहो तो आप ज़रा ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक पाइप से आप पानी दे रहे थे गार्डन में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी हैबिट है, करके देखा करें। पानी दे रहे हो आप गार्डन में, अब क्या है, जो पानी जो आ रहा है पाइप को कई बार आप ऐसे दबाते हो तो ज़्यादा दूरी तक पानी पहुंचता है, ठीक है। अभी ज़रा पाइप ओपन है, ठीक, अब पाइप के पानी, जो पानी गिर रहा है वो आपके हाथ पर गिरा, अब हाथ के ऊपर गिर रहा है तो उसका वेट आपके हाथ के ऊपर लग रहा है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो जितना वेट आपके हाथ पे लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर तो यहाँ भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपके हाथ के ऊपर पानी ने कितना प्रेशर लगाया। अब इस चीज़ को समझते हैं कि एक तो आपने पाइप को जितना ओपन है उस हिसाब से पानी को गिरने दिया और उसका प्रेशर कैलकुलेट किया। एक आपने क्या किया, पाइप के माउथ को जो है बंद कर दिया और फिर उस पानी को हाथ पर फॉल होने दिया, ठीक है। आप ये देखोगे दोनों में से किस केस में प्रेशर आपके हाथ पर ज़्यादा महसूस होगा, चुभन ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है। इसको ऑब्ज़र्व करके देख लेना। अब एक और समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। अगेन क्या चीज़ अभी समझी थी कि जो हमारा प्रेशर है उसका इफ़ेक्ट पियर्सिंग होता है, तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ इफ़ेक्ट पियर्सिंग का ज़्यादा होगा। पियर्सिंग मतलब पेनिट्रेट, अंदर घुसने का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। इसमें बेटा और भी बहुत सारे चीज़ों के साथ समझाया जा सकता है, लेकिन उनसे मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। उनसे थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, जब भी अभी पहले स्टेज में इस तरह से समझे, फिर रिवीजन के टाइम पे उन चीज़ों को समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखो बेटा, ये जो नाइफ़ है ये जब इस एप्पल या किसी फ्रूट को कट करती है तो उसका कांटेक्ट किस एरिया से होता है, या फिर उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कौन सा पोर्शन लगाता है नाइफ़ का। तो नाइफ़ की जो ब्लेड का शार्प टिप होती है वो आपके फ्रूट के ऊपर नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। अब आपका टिप के लिए एरिया कितना होगा, तो एक पतला सा, बहुत ही पतली सी एक लाइन जैसा एरिया होगा, मतलब जो भी फोर्स आप इसके हैंडल को पकड़ के इसे नीचे दबा रहे हो वो फोर्स एप्पल पे किस एरिया की मदद से पहुंच रहा है, नॉर्म कौन सा एरिया उसके ऊपर नॉर्मली ये फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, वो एरिया होगा बस इस टिप का एरिया, पूरी की पूरी कंप्लीट टिप का एरिया। टिप का एरिया बहुत कम होगा, बहुत कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब उसके ऊपर आने वाला दबाव ज़्यादा होगा। जब दबाव ज़्यादा होगा तो ये फ्रूट अगर इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने ब्लंट ऐसी नाइफ ली जिसकी जो धार है, ठीक है, जिसकी शार्पनेस है वो थोड़ी सी बिगड़ रखी है, तो उस केस में क्या होगा, बिल्कुल वही बात हो गई कि ठीक है आपने उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन इस बार इस नाइफ़, जो नाइफ़ है ये ऐसी नाइफ़ ली है इसी की जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाइफ़, लेकिन उसकी शार्पनेस नहीं थी, उसकी जो टिप है वो ब्लंट थी, शार्प नहीं थी। तो ब्लंट के केस में कंपेयर करो शार्प से, एरिया जो होगा, जो एरिया होगा इसके कटिंग एज का वो ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कम आएगा, किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। देखिए थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, ये दोनों केसेस में हम सेम अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखोगे इसे कहा जाता है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो एरिया अगर आपका ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। फ्रैक्शन क्वांटिटी में इसको समझें, जैसे 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 100,
10 व्हेन डिवाइडेड बाय 1000। अब आप देखो ऊपर की क्वांटिटी 10 है, इसे समझ लीजिए थ्रस्ट, नीचे की क्वांटिटी एरिया है। अब इसमें आंसर आएगा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। देखो अभी डिनोमिनेटर लेस, इसमें आंसर क्या आएगा 2.25। जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हुआ, इसमें डिनोमिनेटर क्वांटिटी क्या है, एरिया। जैसे डिनोमिनेटर की चीज़ बढ़ रही है, ये वाला जो डिवीज़न की वैल्यू है वो कम आ रही है। अगर आपने 5 किया तो 2, 100 किया तो 0.1, 1000 कर दिया तो 0.01। जैसे जैसे एरिया की क्वांटिटी मतलब डिनोमिनेटर क्वांटिटी किसी भी फ्रैक्शनल फार्मूले में इंक्रीज़ करती है तो डिवीज़न की वैल्यू छोटी आती है। और ये डिवीज़न की वैल्यू किसे शो कर रही है, प्रेशर को। तो आप इन चीज़ों को अब समझना शुरू करें कि डिनोमिनेटर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन क्या चीज़ होती है, इसको ज़रा एक बार ऐसे समझिए। किसी चीज़ का एक फार्मूला है, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। हमेशा फार्मूले को फ्रैक्शनल बना ले तो प्रेशर डिवाइडेड बाय 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर कहाँ है, न्यूमरेटर में। या RHS में एरिया कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो प्रोपोर्शनैलिटी इस तरह की को कहा जाता है इन्वर्स। अब अगर कहूँ प्रेशर का एरिया के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है। थ्रस्ट के साथ कैसा है, प्रेशर भी न्यूमरेटर, थ्रस्ट भी न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर डायरेक्ट। अगर थ्रस्ट बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ाओगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इनका रेशियो आपको प्रेशर देता है, ठीक। अब किसी एक चीज़ को समझना है तो अगर सिर्फ एक की वजह से इस प्रेशर में चेंज आएगा तो एक कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब वो चीज़ बदल नहीं रही होगी, ठीक है। इधर कंपैरिजन इन दोनों में करना है तो दोनों के केस में हमारे लिए हमने थ्रस्ट सेम रखा, अप्लाई किया गया फोर्स सेम रखा, और सिर्फ एरिया ऑफ थ्रस्ट कि थ्रस्ट जिस एरिया पे लग रहा है उसके वेरिएशन की वजह से प्रेशर में जो वेरिएशन आएगा उसे ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसको थोड़ा रिवाइंड करके आराम आराम से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। इनवर्स और डायरेक्टली आप लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। वाई द टिप ऑफ निडल इज मेड शार्प। देखो आपकी निडल का काम क्या है, ठीक है, चाहे वो सिविंग निडल हो चाहे वो क्लिनिकल निडल हो, दोनों ही केसेस में उसे किसी ना किसी चीज़ के अंदर एंटर करना है। तो हम ये चाहेंगे कि कम फोर्स लगाने पे वो इजीली एंटर कर जाए, ठीक है। तो उसकी टिप को अगर हम शार्प बनाएंगे, देखो हमारे हैंड के थ्रू उसके ऊपर जो थ्रस्ट लगाया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है वो तो उतना ही है। अब वो टिप अगर शार्प होगी तो बड़ी इजीली क्या कर जाएगी, अगले ऑब्जेक्ट के अंदर पियर्स कर जाएगी। जैसे मैंने इसके केस में एग्जांपल दिया था, यहाँ पर इसकी टिप शार्प है, मैंने थ्रस्ट लगाया उसके अंदर पियर्स कर गई। लेकिन सेम यही थ्रस्ट मैं इस तरफ से लगाऊं तो क्या ये इसके अंदर पियर्स कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। फ़र्क क्या है, फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा है, सरफेस एरिया पे जिस पे जा रहा है उस पर भी, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज़्यादा है। किस केस में, जब मैं इस तरफ से लगा रहा हूँ टिप के कंपैरिजन में। इन चीज़ों के बारे में और भी आगे समझ में आएगा। एक ऐसा एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। बेटा आप लोगों ने ना ऐसे बहुत सारे करतब देखे होंगे, और कई बार अगर राजस्थान के फोर्ट्स में गए हो तो बहुत जगहों पर ऐसे राजाओं के डांस, कुछ ऐसे नृत्य दिखाए जाते थे, डांस दिखाए जाते थे जिसमें लोग कीलों से बने हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डांस करते थे, ठीक। अब आपको एक छोटी सी चीज़ ना उसका लॉजिक साइंस समझाता हूँ, उसके पीछे आप भी उस पर इजीली डांस कर सकते हो, बट बस आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है एक दो चीज़ों का, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ बताओ, जैसे आपको पता है कि आगे आग है, कांटा है, अंगारे हैं, उसके ऊपर पैर रख के निकलना है, तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है कि हमारी बॉडी का कम से कम पोर्शन उसके कांटेक्ट में आए, ठीक है। हम अपने पंजे के बल पे जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और ऐसा जैसे ही किया तो हमारी साइंस जो है, हमें कुछ ना साइंस की वजह से कुछ दिक्कत आ जाएगी, जो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है। ज़रा समझना एक चीज़ को, कभी भी ना वो ऐसा नहीं होता कि जैसे वो जो एक वुड का बोर्ड है उस पर आप देखो कि एक नेल नहीं लगाते,
बहुत सारी नेल्स लगाएंगे, 1 2 नज़दीक नज़दीक। अगर आप खुद एक वुडन प्लेटफॉर्म बना के ले जाएं, एक यहाँ पर, 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 फिर बीच में एक डाल दी ताकि हाँ इस पर नाचा जा सके। बोलो अब खड़े हो जाओ, नाचने की भी ज़रूरत नहीं, वो मना कर देंगे। ठीक है, या तो ये बहाना करेंगे कि मेरे पैर के बीच में आएगा, ऐसे आएगा, वो डेफिनेटली मना कर देंगे। अब इसका समझना कारण क्या है, मैं समझाता हूँ इसका बेसिक साइंस क्या है। इसके ऊपर अगर उसे खड़ा होना है, किसी पर्सन को खड़ा हो सके तो भी मैं बताता हूँ। वो एक कोई पर्सन इस पर खड़ा हो रहा है और उसका लेग जो फुट है उसका इतना पोर्शन आ रहा है, 3 कील पर आएगा, है ना। एक नेल, दूसरी नेल और तीसरी नेल पर उसका वेट आएगा। पूरा का पूरा वेट कौन सी चीज़ों के ऊपर आ रहा है, 3 नेल की टिप्स पे आ रहा है। वेट इज़ अ थ्रस्ट। कितने एरिया पे आ रहा है ये, इतने से छोटे छोटे 3 एरिया पे आ रहा है। तो प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा नेल्स के ऊपर, और नेल्स जो है, जो सॉफ्ट चीज़ है उसके अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब ज़रा इसको सेकंड केस में समझना। सेकंड केस क्या कह रहा है, 1 नेल, दूसरी नेल, तीसरी नेल, चौथी नेल, 5वीं नेल, छठी नेल, 7वीं नेल, ऐसे नेल की बहुत सारी सीरीज़ लगा दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेल्स को एकदम क्लोजली एक दूसरे के नज़दीक रख दिया। अब वो यहाँ पर ऐसे खड़ी होंगी, तो कितनी नेल्स की टिप कांटेक्ट में आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 7, 14। अब 14 नेल्स का एरिया आ रहा है, यहाँ 3 का आ रहा था, 3 टिप्स, यहाँ 14 टिप्स का एरिया आ रहा है। तो एरिया जस्ट आप कह सकते हो करीब करीब 5 गुना हो गया है। तो एरिया इंक्रीज़ हो गया, अब वो पियर्सिंग इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि हर कोई कर सके उसे, थोड़ा सा आपके अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए, थोड़ा तो चुभेगा ज़रूर, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुभेगा, आपके पैरों के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और वो इतनी ज़्यादा कीलें लगा देते हैं नज़दीक नज़दीक में कि करीब करीब उनके फुट के एरिया के नीचे लगभग आराम से 50 नेल्स की टिप आनी शुरू हो जाती है। अब जो वेट आपका था वो एरिया ऑफ जितने एरिया के ऊपर आ रहा है वो एरिया इंक्रीज़ होता जा रहा है। एरिया इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वो पियर्सिंग का जो इफ़ेक्ट है, दबाव जो है आपकी स्किन के ऊपर, फुट की स्किन पे आने वाला, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और उसके डिक्रीज़ होने की वजह से वो नेल का जो नेल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगी। अब ऐसा हो जाए, आप इसको ऐसा समझिए, इतनी नज़दीक नज़दीक नेल्स लगा दी हैं, इतनी नज़दीक नज़दीक। अब आप एक चीज़ सोचिए, लोहे की एक शीट है और यहाँ पर नेल्स इतनी नज़दीक नज़दीक लगा दी गई हैं कि उनके बीच में गैप ख़त्म हो गया है बिल्कुल ही। तो वो एक लोहे की शीट के जैसा ही काम करना शुरू कर देगी। बस होगा क्या, थोड़ा थोड़ा सा ये वाली लोहे की शीट आपके पैरों को चुभेगी, जैसे ही वो योगा वाली एक्यूपेंचर की जो स्लीपर्स आती हैं, बिल्कुल वैसा इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन ये पैरों के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी, डैमेज नहीं कर पाएगी। अगेन रीज़न वही, समझ जाइए, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये उसके बिहाइंड की साइंस है। वाई द मैन डिप्रेसेस मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन ए क्वेश्चन एज़ कम्पेयर्ड व्हेन ही लाई डाउन। अब ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक जो पर्सन है वो क्या करता है कि किसी एक क्वेश्चन के ऊपर खड़ा है, तो वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा नीचे दबता क्यों है एज़ कम्पेयर्ड कि जब वो ज़मीन पर खड़ा है। अगेन एक बात करें तो जो क्वेश्चन के केस में भी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का एज़ कम्पेयर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सॉफ्ट, उसके बीच में एयर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है, उसके साथ डील करूँगा, लेकिन उसको बताऊँगा बाद में। आप जब तक इसे एज ए होमवर्क समझ के चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ अचानक से सिमिलर चीज़ों से थोड़ा सा 1-2 चीज़ें अलग बतानी पड़ेंगी। फ़िलहाल इतना कह सकते हैं, क्वेश्चन इज़ ए पोरस ऑब्जेक्ट, जिसके बीच में बहुत सारे पोर्स होंगे।
अगेन आपके बॉडी का जो थ्रस्ट है वो क्वेश्चन पर आ रहा है, तो एरिया एज़ कंपेयर टू फ्लैट सरफेस जो बाहर होगा उसके एरिया से कम होगा। फिर प्रेशर का इफेक्ट उसी अकॉर्डिंग देखना है। अभी मैंने हल्का सा हिंट दिया, आप लोग इसके बारे में मुझे सोच के बताएंगे। ट्रैक्टर हैव ए ब्रॉड टायर सो दैट देयर इज़ ए लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड द टायर डू नॉट सिंक इनटू द कंपैरेटिव सॉफ्ट ग्राउंड। वैसे ट्रैक्टर का काम क्या होता है? इरिगेशन के पर्पस पे यूज़ किया जाता है। आपको पता है इरिगेशन जब किया जाएगा तो मिट्टी को गीला भी होना होगा। मिट्टी को जैसे पहले उसमें प्लॉइंग करते हैं तो उस समय मिट्टी जो है काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाती है। तो उस केस में अगर हम नॉर्मल मोटरसाइकिल, बाइसिकल इनको भी लेके जाते हैं तो वो इजीली उसमें चल नहीं पाती। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या है, वाइडर ब्रॉडर टायर का एरिया चाहिए, जिससे कि उस टायर उस पूरे के पूरे ट्रैक्टर का जो वेट है ज़्यादा एरिया पे आएगा, तो आपका प्रेशर कम होगा और टायर मिट्टी में फंसेगा नहीं। ठीक है, साइकिल का टायर बहुत इजीली फंसेगा। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से आपके एनिमल्स के केस में डेजर्ट जो है, डेजर्ट में जो कैमल हैं उनके फुट्स जो हैं ब्रॉड एंड कुशन्ड होते हैं, जिस वजह से आसानी से चल पाते हैं। बिकॉज अगेन रीज़न वही आएगा कि उनके फुट के थ्रू सैंड पे आने वाला प्रेशर कम होता है, इस वजह से वो आसानी से चल पाते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, इसके बारे में सोच के बताइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास के अंदर। नेक्स्ट वन है फ्लूइड क्या चीज़ें हैं? दो सब्सटेंस विच कैन ईजिली फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो आसानी से बह सकता है उसी को हम फ्लूइड कहते हैं। इसके दो एग्जांपल है, जिन सब्सटेंस की स्टेट लिक्विड है या जिनकी स्टेट गैसियस है उन सभी को फ्लूइड कहा जाता है। अब बात आ रही है फ्लूइड का एक बहुत बेसिक नेचर है कि वो हर एक सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर लगाता है सभी डायरेक्शन में। अब इसे फील कैसे किया जा सकता है? अगर बच्चे कोई भी जो है स्विमिंग करना जानता है वो बहुत आसानी से समझ सकता है। फिर मैं नॉर्मल केस को भी समझाऊंगा। देखो बेटा, जो बच्चे स्विमिंग करना जानते हैं तो वो जब, या फिर जो नहीं भी जानते हैं वो भी थोड़ा फील कर सकते हैं। स्विमिंग पूल में जब आप अपने चेस्ट तक पानी में डूबे हुए हो तो आपको एक बेसिक सा अलग सा फील महसूस हो जाएगी कि जो पोर्शन पानी से अबव है और जो पोर्शन पानी के अंदर है, ठीक है, उन पर आपको थोड़ा सा अलग फील आएगा। जो पानी के अंदर वाला पोर्शन है उस पर किसी तरह का दबाव लग रहा होगा। ठीक है, आप ये भी फील करना, जब आप नेक तक डूबे हुए हो उस समय आपको ब्रीथ करने में क्या ईजीनेस हो रही है, या फिर आप जब उसी में आगे जाकर ऐसे पोर्शन पे आ रहे हो जहाँ आपका चेस्ट पूरा बाहर आ पा रहा है। जब चेस्ट पूरा बाहर आ पा रहा है एयर के अंदर, उस समय आपको ब्रीथ करने में इजी हो रहा है। इन दो चीज़ों को कंपैरेटिवली फील करना। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ बोला है, अब जब तक तो मैं आपको सिर्फ कंक्लूजन बता देता हूँ। आप जिस समय जब आपका चेस्ट एयर में राइज हो रखा है, पूरा एयर के अंदर है, उस समय आपको ब्रीथ करने में ईजी फील होगा। लेकिन अगर आप नेक तक पानी में डूबे हुए हो तो जो आपको ब्रीथ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी एज़ कंपेयर्ड कि जब आपका चेस्ट पानी के बाहर था। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर और आप बहुत ध्यान से सोच के अगर फील करोगे तो एक टैंक है, उसके अंदर अपने हाथ को पानी के अंदर डुबा के देखो, आपको अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा एक दबाव देखने को मिलेगा, प्रेशर देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ फील नहीं हो पाती तो इसका एक अच्छा सा तरीका दूसरा बताता हूँ। जैसे एक बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है और आपके पास क्या है, एक मग है। इस मग को पानी के अंदर गिरा दीजिए और अब इसको नीचे ले जाने की कोशिश करिए। जब आप इसको नीचे की तरफ दबाओगे, ठीक है, तो आप बड़ा इजीली ये पानी के अंदर नीचे दबेगा नहीं, और नीचे दबाने के बाद अपने हाथ को हटाओगे तो वापस आ जाएगा। अब हम जानते हैं कोई भी चीज़ जो है फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, आपने क्या किया, उस मग को नीचे की तरफ दबाया, फोर्स लगाया तो नीचे चला गया। आपने हाथ हटाए, ऊपर किससे आया, कोई तो फोर्स होगा, और फोर्स होगा तो किसी एरिया पे लगेगा, किसी एरिया पे लगा तो फोर्स मतलब थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, उसी को क्या कहेंगे हम, प्रेशर कहेंगे। प्रेशर तो हर जगह लगता है, तो लिक्विड जो प्रेशर लगाता है उसमें लगने वाला फोर्स हमेशा थ्रस्ट होता है, ये भी ध्यान रखिए। लिक्विड हमेशा सभी डायरेक्शन में लगा रहा है और जिस
सरफेस पे लगाता है वो हमेशा थ्रस्ट ही होता है। फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड इज ऑलवेज अ थ्रस्ट ही होगा, ठीक है, चाहे कैसा भी शेप हो। अब बात करते हैं बायंसी क्या है। इसके भले इसको समझ लीजिए, टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसी को हम बायंसी कहते हैं। इस टेंडेंसी को बायंसी कहते हैं, मतलब फोर्स लगाने की टेंडेंसी, जो उसकी इच्छा है, उसी को हम बायंसी कहते हैं। एक और यहाँ बताया, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट अपीयर्स टू लूज सम वेट एंड फील लाइटर। एंड ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द बायंसी, ठीक है। यहाँ ये मुझे बायंसी के डेफिनेशन में नहीं देना चाहिए, इसे मैं बायंसी की डेफिनेशन नहीं, इसे मैं एक क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास अभी ये जो टाइम चल रहा है कोरोना का, तो मान लीजिए आप अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं, जो वेजिटेबल्स लेके आए हैं उन्हें धोने की कोशिश कर रहे हैं सॉल्ट्स डाल के पानी के अंदर टब से। अब पानी के अंदर आपने उसे डाला, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कोई टब लिया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा जा सके। अब आपने 2 kgs की कोई वेजिटेबल को पॉलीथीन में बांध रखा है। अब इसे धोने के लिए, मैं अभी सिर्फ फिज़िक्स का एक एक्टिविटी समझा रहा हूँ, उसे पानी में धोने के लिए आप पानी में डालना चाह रहे हो। उससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं, पहले उसे बाहर अपने हाथ से उठा के देखा, वेट समझ में आया। अब उसे पानी में डुबाए रखो, लेकिन आपको उसका वज़न ना आपके हाथ पर ही रखना है और उसको पानी में डुबाते जाइए। जैसे जैसे उसे पानी में एंटर करोगे आपको ना उसका वेट अपने आप ही लाइट लगना फील हो जाएगा। अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो घर पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ये एक्टिविटी हम करवाते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, जो कि इसका वज़न बता पाता है। वहाँ तो आपको रीडिंग्स भी मिल जाती है, बट हम लोग इन चीज़ों को फील तो कर ही सकते हैं। अगर किसी चीज़ का वेट कम आया है, वेट इज़ द डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स। वेट जब कम हो सकता है जब डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स को कोई चीज़ कम करे, मतलब नीचे लगने वाला फोर्स होता है वेट, तो कोई फोर्स ऊपर लग जाए तो वेट की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो हो सकता है किसके कारण? अब वो ही आता है आपका बायंट फोर्स। बायंट फोर्स क्या है? कोई भी फ्लूइड जो है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट जिसे पानी में या लिक्विड में डुबाया जाए उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। दिस फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायंट फोर्स, ठीक है। इट इज़ नोन एज अपथ्रस्ट के नेम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट समझते हैं कॉज ऑफ बायंसी क्या है। बेटा इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ समझेंगे। आप लोगों ने एक छोटे से इन चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा, जितनी भी वाटरप्रूफ वॉच होती है ना, उनमें जहाँ पर उसके डायल में 6 o'clock लिखा होता है, वहाँ पर आपको कई बार ना ऐसा एक सिंबल मिल जाएगा, 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, ऐसा कुछ एक लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो वॉच है ये 10 मीटर की डेप्थ तक वाटरप्रूफ है। अगर जिस पे 30 लिखा है 30 मीटर की डेप्थ तक वाटरप्रूफ है, 50 लिखा है 50 मीटर की डेप्थ तक वाटरप्रूफ है। अब मैं इसके आगे की फिज़िक्स साइंस को समझाता हूँ आपको। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फ्लूइड या फिर वहाँ तो लिक्विड या गैस हवा के बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ कहेंगे फ्लूइड। फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। इन जो वॉच को बनाया जा रहा है तो इन्हें पता है कि पानी के अंदर 10 मीटर की डेप्थ पर कितना प्रेशर होता है। वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ से है। पानी के लिए करना है तो ये रो है पानी की डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 और डेप्थ अगर 10 मीटर ले ली तो जितना प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, जैसे हम मानते हैं यहाँ पर 1000 × 10 × 10, तो यहाँ जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 लाख पास्कल। तो ये इसके अंदर 1 लाख पास्कल का प्रेशर जनरेट करके रखते हैं। अब जब तक 1 लाख पास्कल का प्रेशर बाहर से लगेगा, जब तक पानी इसमें एंटर नहीं करेगा, लेकिन 1 लाख पास्कल से ज़्यादा का प्रेशर आ गया
तो क्या होगा, इसके अंदर पानी एंटर करना शुरू कर देगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ प्रेशर डिफरेंस के कारण एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाएगी। ये तो हो गया आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, देखो रो जो है इट इज़ कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि हम प्रेशर फ्लूइड में देख रहे हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ए कांस्टेंट ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं जी एच डेप्थ, तो देखिए डेंसिटी कांस्टेंट है पानी की, जी कांस्टेंट है, ये जो भी चीज़ें चेंज होंगी वो होंगी हाइट के कारण, यहाँ पर हम कह सकते हैं डेप्थ के कारण। अगर आप नीचे से ऊपर नापो तो हाइट होती है, ऊपर से नीचे नापो तो डेप्थ होती है, फॉर्मूले में एच ही लिखा जाता है। तो हम पानी के सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो डेप्थ कहेंगे इसे, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से समझे, ये कांस्टेंट तो प्रेशर न्यूमरेटर में है और ये सारी चीज़ें भी न्यूमरेटर में। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अब प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। अगली बात है एफ बी का फॉर्मूला, बाइंड फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को पानी में डुबाओगे तब बाइंड फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। अब बाइंड फोर्स की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज डिक्रीज करती है, लेकिन वो भी सिर्फ एक चीज़ के हिसाब से। देखो एक छोटे से एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। ये एक टब है पानी का भरा हुआ, इसके अंदर आप ना किसी चीज़ को डुबो रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ इरेज़र को डुबो रहे हो। अब मैंने इसको डुबोते वक्त इतने पोर्शन को पानी के अंदर रखा, तो जितना पोर्शन पानी के अंदर, जितने वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस पानी के अंदर डिप होती है सिर्फ उसी पर बाइंड फोर्स लगता है। तो मतलब जितनी ज़्यादा वॉल्यूम पानी में डूबेगी उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है। फॉर्मूला यहाँ ये है, बाइंड फोर्स लगाता कौन है, लिक्विड लगाता है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर उस सब्सटेंस की कितनी वॉल्यूम डिप है। अगर इसे आधा डिप किया जाए तो इस क्यूबॉइड की हाफ वॉल्यूम लोगे, और अगर इसे पूरी तरह डिप किया जाए तो इस क्यूबॉइड की कंप्लीट वॉल्यूम लोगे। जितना ज़्यादा डूबेगा उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स एक्ट करेगा, इतनी सी बात है, ठीक है। एक और बात, अब हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ समझी कि किसी भी आपने वो जैसे वेजिटेबल को वॉश करने वाला जो एक्टिविटी समझाई थी कि एयर में वेट आपने सेंस किया, फील किया और फिर उसको पानी के टब में डुबोया, तो आपको लगेगा कि उस वेजिटेबल के जो पैकेट है उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो रिड्यूस इन वेट हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो भी आपका बाइंड फोर्स के बराबर आता है, ठीक है। कि वेट में कितना लॉस आया वो बाइंड फोर्स का कैलकुलेशन। बेटे 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकली भी आ सकते हैं और कंसेप्चुअली भी आ सकते हैं। तो बाइंड फोर्स एक तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से हम डिपेंडेंसी समझेंगे 3 फॉर्मूले से। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन वाटर, बाइंड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, एयर में जो वेट आया वो आपका फ्लूइड में जो वेट आया ये लॉस का ही है, ये न्यूमेरिकली किसी फॉर्म में। और बाइंड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब ऐसा है कि किसी एक सब्सटेंस को नॉर्मल एक टैप वाटर के पानी में डुबाया जाए और किसी एक सब्सटेंस को ओशन वाटर में डुबोया जाए, किसी एक सब्सटेंस को डेड सी में डुबोया जाए। अब बात ऐसी है, ये फ्लूइड होने को तो हम क्या ले सकते हैं, मरकरी भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर अलग अलग टाइप के फ्लूइड को लें, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उतना बाइंड फोर्स लगा देगा, भले ही उसकी वॉल्यूम कम डिप हो, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से डिपेंड कर रहा है, हम सारी चीज़ें तो अर्थ पे, एक तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एक वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड। अब इसके अलावा ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड की जगह लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है। बाइंड फोर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। अगला एक टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ एन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने बताया कि बाइंड फोर्स किसके इक्वल होता है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि व्हेन एनी सब्सटेंस इज डिप्ड पार्शियली और फुल्ली इन अ लिक्विड, it will experience an up thrust known as bind force which is equal to weight of liquid displaced by it। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत होगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट
जिसने जितने पानी को, अब एक छोटी सी बात समझना आप लोग, वो थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनी हुई है? ठीक है, अब एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बेटा, थोड़ा सा ना इमेजिनेशन और चीज़ों को समझ के चले गए। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, शायद उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। आपने क्या लिया कि एक गिलास लिया, या फिर बहुत अच्छा हो कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, कोई मेटेलिक ग्लास ना हो। ठीक है, वैसे ग्लास बोलने पे वही चीज़ होती है कि दिमाग में दो चीज़ें, मैं जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप किसी भी एक, ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक मार्बल है, या आपके पास ऐसा कोई क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर है जिसका वॉल्यूम आपको पता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया और इसे एक पानी में डालकर और उसे फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, क्या किया आपने? पानी लिया एक ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर जिस लेवल तक पानी आ रहा है, अगर बीकर हो तो बहुत अच्छा है, बीकर में क्या मार्किंग होती है। फिर आपने पानी के गिलास के अंदर क्या किया, जहाँ तक पानी आया वहाँ तक मार्किंग लगा दी। उसके बाद इसे उसके अंदर डिप किया। जैसे इसे उसके अंदर डिप करोगे तो आप देखोगे पानी का लेवल राइज हो जाएगा। अब ये जो राइज इन वाटर लेवल जो है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज किया है, अगर इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो पता लगेगा जितना वॉल्यूम इसका है, इस क्यूबॉइड का है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज करेगा। क्यों? आप खुद सोचिए, ये सॉलिड जो है, ये जब पानी में जाएगा तो इसका वेट ज़्यादा होता है, तो ये पानी के अंदर नीचे जाके बैठ जाएगा। नीचे बैठेगा तो इसको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह के पानी को हटा देगा साइड में। अब पानी के पास जाने के लिए जगह कहाँ पर है? क्योंकि जो वॉल ऑफ द ग्लास है, वो वॉल ऑफ द जो ग्लास है उसे साइड में नहीं जाने देंगी, नीचे उसका बॉटम है। अब जो ग्लास है ऊपर की तरफ ओपन है, ऊपर की तरफ ओपन है तो पानी ऊपर ही राइज करेगा। अगर आपने उस पानी को ग्लास के ब्रिम तक नहीं भरा है तो पानी ऊपर राइज कर जाएगा, ब्रिम तक भरा है मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी बाहर फॉल करने लग जाएगा। तो कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करें? बेटा बेसिक सी बात है, अगर फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, वेट इज़ ऑल्सो ए फोर्स, तो अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वही अगेन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बाइंड फोर्स की तरह हम लोग यहाँ जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा है ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ये किसके इक्वल होता है? एक्चुअली ये बाइंड फोर्स की इक्वल ही आता है। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द बाइंड फोर्स, तो जो बाइंड फोर्स में कैलकुलेट करा है वही चीज़ आपकी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट के बराबर ही होगी। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके बारे में लाइव क्लास में और डिस्कशन करेंगे अगर आपको कोई डाउट होगी तो। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल बताया है इसके बेसिस पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। वो इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब पहली बात, व्हाट इज़ डेंसिटी, जस्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आपने सुना भी होगा। इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ऐसा समझ लीजिए। रिलेटिव क्या है? रिलेटिव वर्ड हमेशा होता है, जैसे आपने एक जनरल रूटली पढ़े तो इसका मतलब होता है रिलेट। रिलेट मतलब इसकी किसी से कंपैरिजन किया जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है? कंपैरेटिव डेंसिटी है, कंपैरिजन किया जा रहा है दो डेंसिटी का। तो कभी भी वर्ड दिखे रिलेटिव तो वो होगी कंपैरेटिव। अब कंपैरिजन हम लोग फिजिक्स में दो तरीके से करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इसके केस में वो होता है सब्ट्रैक्टिव, और कई चीज़ों के केसेस में वो होता है डिवाइडिंग फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर। ठीक है, अगला पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ हाइड्रोमीटर। ये ऐसा डिवाइस है जो किसी लिक्विड की डेंसिटी को कैलकुलेट करके बताता है। लैक्टोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी मिल्क की प्योरिटी को बताएगा। एक्चुअली मिल्क के अंदर जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, जितना वो गाढ़ा होगा, विस्कस होगा, उतना ज़्यादा उसकी प्योरिटी होती है, और विस्कोसिटी उसकी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट। ठीक है, अगर उसमें से फ़ैट निकाल दिया जाए तो उसकी विस्कोसिटी या फिर कहें उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और डिज़ाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन, ये सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं।
अब पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कि कोई एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि नहीं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको चलो थोड़ी देर में और समझा रहा हूँ, पहले इसी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। बायंट फोर्स और वेट, इन दो फोर्सेस के बारे में समझते हैं। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। न्यूमेरिकली अगर हम कहें कंसेप्चुअली, इट एक्ट्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लगता तो डाउनवर्ड है। बायंट फोर्स एक्ट अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, अब नदी में या किसी लिक्विड में किसी को तैरना है तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा सोचिए। तैरना का मतलब पानी के ऊपर रहना, तो ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। तो अपवर्ड फोर्स इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स, जो कि आपका वेट है, ठीक है, उस केस में आप फ्लोट कर सकते हो। क्योंकि देखो, अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहेगी, तो पानी के अंदर आप हो लेकिन अर्थ तो उसकी बॉटम पे है ना। स्विमिंग पूल या अर्थ जो स्विमिंग पूल के केस में स्विमिंग पूल का बेड, ओशन के केस में ओशन बेड, वो तो ज़मीन नीचे है तो वो अपनी तरफ खींचना चाहेगी। लेकिन लिक्विड भी ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लगाएगा, तो ऊपर वाला फोर्स, अपवर्ड एक्टिंग फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो आप तैरोगे, क्योंकि हमें तैरने के समय पानी के ऊपर रहना होता है। बट इन दिस कंडीशन ऑल्सो, जब यहाँ देखो, व्हाट इज़ एफ बी बाइंड फोर्स, व्हाट इज़ डब्ल्यू टी, व्हाट इज़ डब्ल्यू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे कि हम एम जी से कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी फ्लोटिंग की कंडीशन है, जब किसी ऑब्जेक्ट का बाइंड फोर्स और वेट बराबर हो जाए। थोड़ा सा फ़र्क होगा इन दोनों में, ये दो कंडीशन, तो इनकी फंक्शन भी थोड़े अलग हैं। अगर बाइंड फोर्स ग्रेटर देन हो जाता है वेट, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पानी के सरफेस से अबव दिखाई देगा, जैसा कि शिप में होता है। लेकिन अगर कोई एक ऑब्जेक्ट में बाइंड फोर्स और वेट बराबर हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहते हुए फ्लोट करेगा, जैसा कि सबमरीन में होता है। तो सबमरीन को डिज़ाइन करते वक्त ये कंडीशन ऑब्टेन करनी पड़ती है। मशीनरीज रहती हैं जो इस चीज़ को ऑब्टेन करती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, इफ़ द बाइंड फोर्स इज़ लेस देन वेट, तो फिर ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि वही ऑब्जेक्ट जो है, ओनली दोज ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट। वर्ड क्या है, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है अगर उसकी डेंसिटी, जिसे हम एवरेज डेंसिटी कहेंगे, उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। सिर्फ वही ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि पानी के ऊपर हमने ऑयल को डाला, ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है तो फ्लोट करेगा। इसका रीज़न क्या है, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी तो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर को वो हटाएगा जब उसको पानी में डालेंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर जो वो हटाने वाला है, वेट ऑफ वाटर जो वो डिस्प्लेस करेगा, उसका वेट ऑयल के वेट से ज़्यादा होगा। एग्जांपल ऑयल से लेते हैं। चलो देखो, आपने ऑयल का 1 ml ऑयल को पानी में ड्रॉप किया, तो 1 ml ऑयल पानी के अंदर जैसे ही डिप करा, तो वो जो जगह घेरेगा वो 1 ml वॉल्यूम को घेरेगा। 1 ml ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होगा वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम तो 1 ml, ये g, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो है 1000, और डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो आएगी 890 के आसपास, और सारी चीज़ें सेम है। तो वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस है वो तो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वेट ऑफ द ऑयल। ठीक है, इस वजह से वो तैर जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पाते हैं जिनकी डेंसिटी, जिसे हम एवरेज डेंसिटी कह रहे हैं, जिनकी डेंसिटी जो है लिक्विड से कम है, जिस लिक्विड में उस ऑब्जेक्ट को डाला जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा, वाई शिप मेड अप ऑफ स्टील फ्लोट बट द निडल सिंक। सीधी सी बात है, इसके बारे में समझेंगे, समझा देता हूँ अभी। देखो बेटा, निडल जो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड मतलब उसके अंदर और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से वो स्टील की या आयरन की बनी हुई है। उसे जैसे ही आप डिप करोगे पानी के अंदर, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा वो उसके वेट से कम होगा। ठीक है, तो हम बात करें कि जो निडल की डेंसिटी है
पूरी की पूरी निडल एज एन ऑब्जेक्ट, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। शिप की बात करें, शिप भी उसी निडल के मटेरियल से बना हुआ है। अब लेकिन शिप जो है अंदर से हॉलो होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम उसमें क्या है, एयर। अब कंप्लीट डेंसिटी ऑफ अगर हम शिप की कैलकुलेट करें तो उसमें आएगी डेंसिटी ऑफ जो शिप की मेटल की जो प्लेट यूज़ हो रही है, शीट्स यूज़ हो रही है जो उसके बॉडी पार्ट को बनाने के लिए, वो प्लस डेंसिटी ऑफ एयर, वो पूरी की पूरी ऐड करी जाएगी। वो डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी क्या आएगी, वाटर से कम आएगी। ठीक है। अब आपको डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, डेंसिटी पढ़ोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, मास, मास कितना आया शिप का वो लिख लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ शिप। तो वॉल्यूम में बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा शिप का, क्योंकि उसके बीच में जो हॉलो कैविटी छोड़ी है वो भी तो उस शिप के अंदर का ही पार्ट है, वो भी उसमें आएगा। अब उसके इंक्रीज़ होने की वजह से डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ ए शिप इज़ लेस देन एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए वो फ्लोट करता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब हम ये दो चीज़ें और समझते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज़ डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट, मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। 4 पर ही क्यों, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। 4 से आप चाहे कम कर दे टेम्परेचर 0 तक ले जाएं, चाहे 4 से इंक्रीज़ कर दे, दोनों ही केसेस में वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। अब सीधी बात यह है, इसका मतलब ये है कि आइस 4 डेंसिटी से कम टेम्परेचर पे आता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। इस वजह से ही आइस जो है फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। ठीक है। ये हो गई एसआई सिस्टम में जो डेंसिटी बताई है। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सीजीएस सिस्टम है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हम सैंपल्स लेते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के होते हैं, इसलिए केमिस्ट्री की स्टडी को माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, फिजिक्स की स्टडी मैक्रोस्कोपिक स्टडीज़ होती हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव। इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेट ऑफ वाटर। वही बात आ गई, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। बस इतना सा टॉपिक है और हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब आपके एक मैंने होमवर्क दिया है वो, और उसके अलावा कैप्लर्स के जो लॉ हैं प्लानिटरी मोशन के, ये पढ़ने बाकी हैं।